तो मेरा एक क्वेश्चन है दिशा। सर, जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी। तो सर क्या जब जैसी ट्रांजैक्शन होती है हम उसी वक्त उसे रिकॉर्ड करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो अगर हम वैसे समझें प्रैक्टिकली, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो हम उसको उसी समय रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या होता है कि जर्नल आपका रेगुलर बेसिस पे बनता है। दो दो चीज़ें, जर्नल और लेजर, ये दोनों चीज़ें साथ साथ बनती रहती है रेगुलर बेसिस पे पूरे साल। ठीक है। प्रैक्टिकली कई बार ऐसा हो जाता है, अगर प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं कि जैसे इमीडिएटली ट्रांजेक्शन हुई, अब उस समय अगर आप फ्री नहीं हो, कुछ और कर रहे हो, जस्ट एज एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, तो हो सकता है आप उसी समय रिकॉर्ड ना करो, थोड़ी देर बाद कर लो। बट वैसे अगर हम बात करें इन जनरल तो हाथ के हाथ रिकॉर्ड हो रहा होता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती रहती है साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। और अगर सर जैसे मैंने अकाउंटेंट हायर कर रखा है तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगी तो हमें उसे बताना पड़ेगा। बिल्कुल, वो अपने आप कैसे रिकॉर्ड करेगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। तो सर ठीक है जैसे ना। एक दिन में बहुत ट्रांजैक्शन होती है तो अब हाँ। हर जब जब होगी तब तक बताते ही नहीं। तो उसका उसका भी एक सॉल्यूशन आगे जाकर हम सीखने वाले हैं। सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स उसी का एक सॉल्यूशन होता है कि किस तरीके से जब जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जहाँ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं फिर। तो उसका तरीका है वो आगे जाके हम सब्सिडरी बुक्स में सीखेंगे कि सब्सिडरी बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। बट हाँ, प्रैक्टिकली जैसे आपने सवाल पूछे, दो सवाल पूछे आपने। पहला सवाल था कि क्या जर्नल, हर ट्रांजेक्शन के बाद जर्नल में एंट्री साथ साथ होती रहती है, तो हाँ जी बिल्कुल साथ साथ होती है। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन होगी उसके बाद जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल था कि जहाँ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे होंगे उसमें कैसे होगा, तो ऐसे केस में एक और ऑप्शन होता है सब्सिडरी बुक्स, जो कि हम आगे जाकर के सीखेंगे। ठीक है। ओके और कोई डाउट? ओके, थैंक ओके। बाकी लोग प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, सब लोग प्लीज़। सस्लीन, परीशा, स्मृति, अरहम, भव्या, तनीषा, ईशा, प्लीज़ सब लोग अपना अपना, स्निग्धा अपना कैमरा ऑन करेंगे बेटा, सब लोग प्लीज़। एंड इफ एनीबडी एल्स हैज़ एनी अदर डाउट तो प्लीज़ लेट मी नो। किसी को अगर कोई और डाउट है बेटा तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। हाँ जी, एनीबडी एल्स हु हैज़ एनी डाउट बिफोर प्रोसीडिंग, बिफोर कमेंसिंग द रेस्ट ऑफ द केसेस, अगर किसी का कोई और डाउट है यू कैन आस्क मी। एंड प्लीज़ जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन करें। तनीषा, आरव, स्निग्धा, ईशा, प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन करें गाइस सब लोग। आरव, आरव प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन करें बेटा। परिका, हार्दिक, रजत, ईशा, आप लोगों के कैमराज ऑफ हैं अभी बेटा। रजत, आरव एंड हार्दिक बेटा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज़। ओके गाइज, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? क्लियर है आवाज़? ओके। सो गाइज, अभी तक हमने जितना किया इसमें किसी को कोई डाउट? अगर किसी को भी डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। पहले लेट मी जस्ट टेक अप योर डाउट्स। अगर डाउट्स नहीं है तो गिव मी अ थम्स अप एंड वील मूव अहेड। ठीक है, आगे चले। ओके, आज कौन मेरे साथ डिस्कस करना चाहेगा? मैं चाहूँगा एक जना कोई आज मेरे साथ पार्टिसिपेट करे। रेज योर हैंड। निशा, ओके चलो निशा का पहले परीक्षा को ले लेते हैं। आज परीक्षा कह रही है, पिछली बार भी रह गई थी। चलो परीक्षा को लेते हैं आज। ठीक है परीक्षा, लास्ट टाइम भी तेरा सेकंड नंबर पे हैंड रेज हुआ था यार। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। चलो भाई, तो आज परीक्षा के साथ डिस्कस करते हैं। तनीषा नेक्स्ट टाइम आपके साथ करेंगे, ठीक है? डन। हाँ जी। तो बेटा हम लोग 9 केसेस तक ऑलरेडी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट आप सारी चीज़ें सीख चुके हो, बट जो थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हैं उनको ख़त्म करते हैं। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। इंटरेस्ट के 6 केसेस कराने मुझे, मैं यहीं करा लूँगा इसमें। तो जो हमने यहाँ डेटर्स, बैड डेट वगैरह ये सब करा होता। अच्छा बाय द वे, मैं आपको क्वेश्चंस भेजना तो भूल ही गया यार, किसी ने मुझे रिकॉल भी नहीं कराया, किसी ने पूछा ही नहीं कि सर होमवर्क है अभी। शायद भेजी तो मैं, शायद वो मना से क्या कह रहे हो परीक्षा? शायद कहा था। मैंने कहा था मैं आपको जो भी क्वेश्चन होंगे भेज दूंगा, लेकिन मैं भूल ही गया उसके बाद, मेरे दिमाग से स्किप हो गया।
तो ऐसे पूछ लिया करो, रिकन्फर्म कर लिया करो भाई, ठीक है। कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना कि बाई चांस मैंने कुछ आपको बोला हो और फिर रह गया हो वो, तो मेरे से एक बार दोबारा से रिकन्फर्म कर लिया करो। कोई बात नहीं, आज इसको खत्म करते हैं और उसके बाद फिर सारे होमवर्क, बचे हुए होमवर्क क्वेश्चन। जस्ट सेकेंड ना। हाँ जी गाइस, तो ज़रा देखते हैं अब हमें क्या करना है। अगला केस क्या है जो हमें करना है? अब अगला करना है इंटरेस्ट के 6 केस। आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे बेटा, इंटरेस्ट के 6 केस में कौन से हैं? 3 केस है जिसमें इंटरेस्ट पे हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपके साथ, स्क्रीन शेयर है परीक्षा? ओके, सो 3 केसेस में आप देख रहे हो बेटा इंटरेस्ट पे हो रहा है, और यहाँ पे 3 नीचे जो 3 केसेस हैं इनमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के टोटल ये 6 केसेस हो सकते हैं। 3 जगह आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 3 इंटरेस्ट पेड के केसेस है और 3 इंटरेस्ट रिसीव्ड के केसेस है, ठीक है। तो क्या क्या होगा ज़रा इसमें देखते हैं, समझते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बना रखा है इसमें थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं। किस किस को लिखा हुआ है? इंटरेस्ट पेड टू थर्ड पार्टी, बैंक और ओनर, 3 है ना। तो यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले ओनर ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कौन है? ओनर, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक तो ओनर को पे हो सकता है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ओनर? वो एक कहाँ चला गया? हाँ जी। इसी तरह से दूसरा कौन हो सकता है? बैंक। ये बैंक बना रहा हूँ बाय द वे में, ये पिलर है, ये इंसान नहीं है, ठीक है। तो दिस इज लेट्स से पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पीएनबी। बिल्डिंग बना दी मैंने जस्ट टू रिप्रेजेंट पंजाब नेशनल बैंक, ये बिल्डिंग बनाई, ठीक है। चलो तो और तीसरा किसको हो सकता है? तीसरा हमने बात की थर्ड पार्टी, यानी कोई भी और बंदा हो सकता है। इट कैन बी एनी पर्सन और इट कैन बी एनी फॉर्म, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अदर। क्लियर हो गया बेटा? ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं। 3 जनों को इंटरेस्ट, हम 3 जनों को इंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं और 3 जनों से इंटरेस्ट मिल भी सकता है। पहले बात करते हैं इंटरेस्ट पेड की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, किसकी बात कर रहे हैं पहले? पेड। तो इधर मैं बात कर रहा हूँ पेड की और इधर नीचे बात करेंगे रिसीव्ड की, ठीक है। अगर मैं ओनर की बात कर रहा हूँ, ओनर से सबसे पहले ओनर की बात करते हैं। ओनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमारे लिए इंटरेस्ट बेटा सोच के बताना, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस है बेटा। हम अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस, ठीक है। तो जब भी एक्सपेंस कोई बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। तो मैं यहाँ एक सिंपल सा रूल बोल सकता हूँ बेटा कि इंटरेस्ट पेड में तीनों ही जगह क्या आना चाहिए? इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए। इंटरेस्ट डेबिट और इंटरेस्ट डेबिट। क्लियर हो गई ये बात? समझ आ रही है बात? और जब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या है? इनकम। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट और हम इनकम के साथ में क्या लिखते हैं? वर्ड रिसीव्ड। यही करते हैं। अकाउंट में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, अकाउंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अकाउंट तो अब सब जगह आएगा, ठीक है। वो तो मैंने आपको बताया था, मैं कई बार ऐसे लिख देता हूँ। इंटरेस्ट अकाउंट सब जगह अकाउंट वर्ड आएगा, सिर्फ नाम के साथ नहीं आता ना, बाकी सब जगह आएगा। इसी तरह यहाँ भी इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट आएगा, ठीक है, सब जगह अकाउंट आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? जहाँ तक समझ आया ये बात क्लियर है बेटा? तो इंटरेस्ट जब आप पे कर रहे हो तो आपके लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है, और जब आप रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए इनकम है, तो वो क्रेडिट हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा समझते हैं, पहले एक एक करके शुरू से चलते हैं। ओनर, ओनर को हम इंटरेस्ट क्यों देंगे भाई? सोचो, बताओ, ओनर को इंटरेस्ट क्यों देंगे? आप पढ़ चुके हो ये, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था। हाँ, जो ओनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर हम उसको इंटरेस्ट देंगे। जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? आईओसी, कैपिटल। कैपिटल, यानी एक तरह से क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनना गाइस मेरी बात। ओनर ने जो पैसे फर्म में इन्वेस्ट करे हैं, फर्म में जो पैसे इन्वेस्ट करे उस पे फर्म उसको वापस इंटरेस्ट दे रही है। फिर से रिपीट करता हूँ, ओनर ने जो पैसे फर्म में यानी बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं, बिजनेस उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है।
क्लियर? जो फर्म में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? कैपिटल, यानी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है? तो इसीलिए अब ध्यान से देखना, इसीलिए मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि क्लियरली समझ आ जाए कौन सा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ इंटरेस्ट की जगह में क्या बना दिया मैंने, इसका क्या नाम लिख दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई बात समझ में? क्लियर? जस्ट टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा इंटरेस्ट है जो ओनर को दे रहे हैं। क्लियर हो गया गाइस? है एक्सपेंसिव, बस इसके लिए मैंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया ताकि ये क्लियर हो जाए कि कौन से वाला इंटरेस्ट है। आगे चलते हैं। अब पे कर रहे हैं, एक्चुअल फिजिकल पेमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे। आपको मैंने बताया था पहले भी, जब ओनर को जब इंटरेस्ट देना होता है तो हम एक्चुअल फिजिकल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हम ओनर से क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है भाई, हम तेरे अकाउंट में बढ़ा देते हैं, यानी एक तरह से हम क्या करते हैं? कैपिटल बढ़ा देते हैं। आई बात समझ में? तो एंट्री क्या बन गई बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? हमने एक तो खर्चा नोट किया कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा हो गया, ठीक? सिर्फ इंटरेस्ट की जगह मैंने वर्ड पूरा लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस लिए लिखा? टू आइडेंटिफाई कौन से वाला इंटरेस्ट है जो ओनर को देना, ठीक है? और साथ में टू कैश नहीं हुआ, टू कैश टू बैंक ये सब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई है। हमने एक्नॉलेज किया है कि हाँ तेरे को इतना पे करना है, लेकिन पेमेंट नहीं हुई है। हमने उसके अकाउंट को बढ़ा दिया, यानी एक तरह से हमारी इतने से लाइबिलिटी कैपिटल की टुवर्ड्स और बढ़ गई। क्लियर हुआ सबको? कहीं भी डाउट आए तो बेटा हैंड रेस कर लेना बीच में, ठीक है? मैं परीक्षा के साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ, आप लोगों को कहीं भी डाउट आए तो हैंड रेस कर लेना। परीक्षा क्लियर है बेटा? चले आगे। ओके, सेकंड केस। अब अगर बैंक इंटरेस्ट हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो क्या आएगा बेटा? जरा यहाँ पे ट्राई करके बताओ। इंटरेस्ट टू बैंक आएगा, कैश नहीं आएगा, ये याद रखना बेटा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, टू बैंक आएगा। अगर आप कैश कराओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? मैंने समझाया था भाई, बैंक के पास तो हमारा अकाउंट खुला हुआ है, तो बैंक को अगर कुछ भी पे करना है तो बैंक उसी अकाउंट से काट लेता है। बैंक के पास तो हमारे ऑलरेडी पैसे जमा है ना, वो उसी में से काट लेता है। तो हम फिजिकली जा करके कभी उसको कैश पकड़ा करके नहीं आएंगे कि ये ले भाई तेरा इंटरेस्ट का पैसा, तो हमारे अकाउंट से काट लेगा। समझ आ रही है बात? तो ये ध्यान रखना, जब भी बैंक के साथ डीलिंग हो रही है तो वो बैंक अकाउंट हमारा कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, कैश नहीं आएगा। आगे अदर्स। अब अदर्स यानी किसी और से अगर आपने कोई लोन लिया था उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है? यानी पहले वाले केस में ओनर से पैसे आए थे, दूसरे में बैंक से पैसे आए थे। बैंक को भी इंटरेस्ट कब पे कर रहे होंगे? जब बैंक से लोन लिया होगा, है ना? इसी तरह से तीसरा सिनेरियो आ गया जब किसी से भी और किसी से भी लोन लिया, किसी बंदे से, पर्सन से लिया, या किसी फॉर्म से लिया है, यानी किसी बिजनेस से लिया। तो ऐसे केस में आप उसको जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे होगे, कैश में कर रहे होगे तो कैश आएगा, और अगर चेक से कर रहे होगे तो बैंक। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? क्लियर है गाइस? ठीक है? तो यानी आपको सिंपल ध्यान रखना है बेटा। एक चीज तो मैंने बताई कि जब ओनर का सिनेरियो आएगा तो आप सिर्फ इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड लिख रहे हो, और ओनर के लिए आप टू कैपिटल कर रहे हो क्योंकि अभी इमीडिएटली पेमेंट नहीं हुई है। बैंक के केस में टू बैंक कर रहे हो, और बाकी केस में कैश या बैंक, जो भी क्वेश्चन में जैसा हिंट दिया है उस हिसाब से आप कर लो। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव की। जैसे हमने इंटरेस्ट पे किया था ओनर को, किस पे किया था? जो उसने कैपिटल फॉर्म में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको। इसी तरह से इंटरेस्ट मिलेगा किससे? ओनर से इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? ड्राइंग्स पे। जो ओनर ने ड्राइंग्स करी होंगी फर्म से, जो पैसा निकाला होगा, हम अब उसके ऊपर उससे इंटरेस्ट मांगेंगे। ला भाई हमें इंटरेस्ट दे, जैसे हम कैपिटल पे दे रहे हैं तो ड्राइंग्स पे दे। तो ऐसे केस में अगेन देखो, ध्यान से देखो, मैं यहाँ रिसीव्ड वर्ड हटा रहा हूँ, इंटरेस्ट रिसीव की जगह क्या लिख रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? ताकि आइडेंटिफाई हो जाए ये कौन सा वाला इंटरेस्ट है, ये ओनर वाला इंटरेस्ट, ठीक है? क्लियर? जो ड्राइंग्स के ऊपर हम उससे हमें उससे मिलना है। अब ऊपर क्या आएगा? जैसे अभी हमने कैपिटल, हाँ, जैसे हमने अभी ऊपर ओनर को इंटरेस्ट फिजिकली दिया नहीं था, हमने एक्नॉलेज किया था तो उसके अकाउंट को बढ़ा दिया था। इसी तरह से अभी भी हम उसको, उससे इंटरेस्ट हमें मिलेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा ऊपर? बताओ बेटा परीक्षा। कैपिटल अकाउंट। क्या ये सही है? नहीं, ड्राइंग्स अकाउंट। हाँ चलो, गुड गुड गुड, खुद याद आ गया, गलती अपने आप पकड़ में आ गई, मुझे लगा था नहीं पकड़ पाई तुम। भाई कैपिटल कभी डेबिट नहीं होता। ओनर के दो अकाउंट बनाते हैं ना, याद है ना? मैंने बताया था ओनर के दो अकाउंट, एक कैपिटल एक ड्राइंग। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। तो जब भी डेबिट करना हो ओनर को तो क्या लिख देंगे? ड्राइंग्स अकाउंट। तो एंट्री बनेगी बेटा ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? अब अगर बैंक से पैसे मिलने हैं, मैंने बताया जैसे बैंक को पैसे पे करने थे तो उसने ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से काट लिए। इसी तरह जब बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलना है तो बैंक हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डाल देगा, यानी कि क्या बढ़ेगा? बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक। और अदर के केस में कैश भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है।
क्लियर हो गया बेटा? यानी कि हमारी टोटल एंट्रीज ये हो गई, 6 केसेस आपको मैंने करा दिए। 6 केसेस में 3 केसेस इंटरेस्ट पेमेंट के थे और 3 इंटरेस्ट रिसीव के थे। मेन तो हमें बैंक और ओनर का अलग से समझना था कि बैंक और ओनर के केस में किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है एंट्रीज में। क्लियर हो गया गाइस? सबको क्लियर है ये पॉइंट? इसकी फोटो खींच लो बेटा एक बार, प्लीज एक बार इसकी फोटो खींच लेंगे, फिर मैं इसके बाद आगे चलता हूँ। तो इंटरेस्ट के 6 केसेस हमारे हो गए। किसी को कोई डाउट है तो बेटा प्लीज हैंड रेज कर लेना। चले आगे। ओके, इसको मैं ज़रा रफ कर देता हूँ एंड फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आप मोस्टली सारी चीज़ें सीख चुके हो, तो अब आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। लो भाई, इंटरेस्ट के ये 6 केसेस भी हो गए। अब अगला क्या बेटा? एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ बाइंग एन एसेट। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो बेटा हमने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख। 1 लाख की मशीन थी, ठीक है, क्लियर। हमने लेट से इंपोर्ट करी बेटा ये, ठीक है। परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग इतने फ्रॉम जापान। मान लो हमने जापान से मशीन मंगाई है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा मान लेते हैं कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे, लेट से कितने रुपए लेके चले, 25,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी लेट से 10,000 रुपये ले लेते हैं। फिर उसके बाद मशीन हमारे पास आएगी। मशीन को आएगी, जब मशीन आते एकदम से यूज़ नहीं हो सकती, उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आपका टीवी आता है, टीवी आती तो ना शुरू हो जाएगा, पहले उसको इंस्टॉल करोगे। दीवार में लगाना है तो दीवार में उसमें ड्रिल करके पहले उसको लगाते हैं ना, क्लियर है। तो उसके भी जो बंदा आता है लगाने के लिए वो चार्जेस लेता है ना। एसी जब आप लेते हो तो एसी ऐसी तो ना चालू हो जाएगा, पहले उसको इंस्टॉल करते हो प्रॉपर तरीके से, तब फिर चालू कर सकते हो। तो इसी तरह से यहाँ भी कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस हुए, ठीक है। लेट से इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए 10,000। क्लियर है गाइस? समझ में आई बात? क्लियर? तो आपके एक तो मशीन की कॉस्ट हुई 1 लाख रुपए, उसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए, कुछ कस्टम ड्यूटी दी और कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे खर्चे हुए। अब सवाल उठता है इसकी एंट्री कैसे करोगे। और मान के चलते हैं सारा हमने कैश में पे किया, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो परीक्षा इसकी एंट्री कैसे करेंगे बेटा? ट्राई करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट मैं लिख देता हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या उसे क्या? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, हाँ बोल बोल क्या कह रही थी बेटा? कैरेज इनवॉर्ड वो सब लगाने हैं फिर वो कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम से लिख लेते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस, कैश अकाउंट 145। नहीं वो भी रह गया। कस्टम ड्यूटी अकाउंट, कस्टम ड्यूटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना कितना था? 1 लाख और 25,000 85 और 10,000 और क्या कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया क्या? नहीं, कस्टम ड्यूटी भी 10 ही है, चलो। तो यहाँ कैश में कितना आ जाएगा बेटा? 1,45,000। क्लियर गाइस? जरा ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं है। जो लोग लिख रहे हैं ये काटने वालों में, तो फिर रुक जाओ, लिखने के लिए जल्दी मत करो, सुन लो शांति से। हाँ देखो भाई, ध्यान से सुनो। अभी तक जितना मैंने आपको सिखाया था, परीक्षा ने जो एंट्री बनाई है उसके हिसाब से 100% करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब एक नई चीज सिखाने वाला हूँ आपको। देखो होता क्या है, मैं एक इनफैक्ट आपसे स्टोरी पूछता हूँ। परीक्षा बेटा, अगर मान ले मैं एक गाड़ी खरीदने गया, ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट जो अभी मैंने यहाँ पे एंट्री करी है। लेट्स थिंक अबाउट अ डिफरेंट सिचुएशन। मैं इसको हटा भी देता हूँ, फिर वापस ले आऊँगा। तो लेट्स थिंक अबाउट अ सिचुएशन कि मैं आपके साथ, मतलब मैं एक गाड़ी खरीदने गया, मैं शोरूम में गया। कौन सी गाड़ी खरीदनी है परीक्षा, बताओ। मौका मिल रहा है, पापा ने कभी दिया नहीं होगा, बता। सियाज कितने की आती है बेटा? मुझे पता नहीं है, ऑटोमोबाइल में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी। हाँ तो कितने की आती है? कुछ भी एक हाइपोथेटिकल फिगर। 5 लाख। 5 लाख, चलो मान लेते हैं भैया 5 लाख की गाड़ी है, ठीक है। मेरे को लगा था तू कोई यार BMW मर्सिडीज कुछ बोलेगी है, बट वैसे मुझे उसका भी प्राइस नहीं पता है। चल कोई बात नहीं, सियाज लेट्स अज्यूम
लेट्स अज्यूम सियाज खरीदने गया। बेटा ध्यान से सुनना, सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैंने सियाज खरीदने गया, मैं शोरूम में गया और डीलर से बोला हाँ जी भाई साहब कितने की है गाड़ी? उसने कहा 5 लाख। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छी लग रही है यार, फीचर्स फीचर्स बताया उसने और मैं अग्री हो गया खरीदने के लिए, ठीक है। अब जब मैं खरीदने लगा तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब इसके साथ ना एक क्योंकि आपको इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ से हमसे इंश्योरेंस भी ले सकते हो, तो अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो 10,000 रुपये इंश्योरेंस के जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप इसके साथ में स्पीकर वगैरह या एक्सेसरीज वगैरह भी लगवा सकते हो। आपने देखा होगा कभी अगर शोरूम में गए होगे तो वो कहता है ना ये भी लगवा लो, मैट लगवा लो, स्पीकर लगवा लो, ये सारी चीज़ लगवा लो। फिर उसने कहा कि भाई साहब देखो स्पीकर वगैरह लगाओगे, ये सब चीज़ें लगाओगे तो 50,000 रुपये एक्सेसरीज की कॉस्ट है। मैं नोट करता जाता हूँ। गाड़ी कितने की थी बेटा? 5 लाख। तो कार थी हमारी 5 लाख की। उसके बाद मैंने एग्जांपल में क्या लिया था? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ठीक है। इंश्योरेंस कितना बेटा? 10,000। 10,000, चलो। और उसके बाद मैंने बोला एक्सेसरीज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से एक्सेसरीज थी कितने की? 50,000। अच्छा, उसके अलावा आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आपको नंबर प्लेट के भी पैसे देने होते हैं ना, नंबर प्लेट भी वो लगाते हैं, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन के कुछ नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। तो मैं नंबर प्लेट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके चार्जेस लेट से 500 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर? तो यानी कि जब आपने गाड़ी खरीदी तो आपने टोटल कितने पैसे पे किए बेटा? जरा बताओ। 5,60,500। क्लियर हो गया? अब सोचो मैंने गाड़ी खरीद ली, अब मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, हाँ? और उसके बाद मैं पहुंचा, रास्ते में मेरा एक दोस्त दिख गया, दोस्त ने मुझे रोका, दोस्त में से पूछता है यार बड़ी अच्छी गाड़ी लग रही है यार, कितने की पड़ी? बताओ 560। क्या बोलेंगे उसको? 560? भाई वो पूछेगा ये बड़ी अच्छी गाड़ी लग रही है यार, कितने की पड़ी? तो उसको क्या बोलेंगे? 560 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि 5,60,500? भाई अपने जेब से तो इतना ही खर्चा हुआ ना, तो हमारे लिए तो हम क्या बोलेंगे कि हमें कितने की पड़ी? 5,60,500। क्या हम उसको ये बोलेंगे 5 लाख की गाड़ी थी और ये बाकी सब चीज़ों के खर्चे अलग थे? नहीं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो उस समय जो भी खर्चा हो रहा होता है ना वो आप इकट्ठा करके बताते हो। अरे बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यानी कि जब आप, अब मैं ये चीज़ ध्यान से सुनना, क्या था टॉपिक, क्या था, वापस से पढ़ते हैं जरा। एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ बाइंग एन एसेट, कि जब भी कोई आप एसेट खरीद रहे हो, ठीक है, उस समय अगर कोई खर्चा हो रहा है उस एसेट से रिलेटेड, तो आप उस खर्चे को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, आप उस एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हो। लॉजिक समझ आया? मैंने अभी जो कहानी सुनाई, भाई जब आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदते वक्त आपने इंश्योरेंस अलग पे किया, एक्सेसरीज के अलग पैसे पे करे, आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो नंबर प्लेट के थे वो अलग पे करे, ये सब अलग अलग पे कर रहे हो। लेकिन होता क्या है, जब आप उसके बाद कोई आपसे पूछेगा कि आपने गाड़ी कितनी खरीदी, तो आप उसका सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं बोलोगे, आप तो क्या बोलोगे? मेरे को गाड़ी कितने की पड़ी? 5,60,500 रुपये। यानी एक तरह से जिस समय आपने कोई भी एसेट खरीदा तो उस समय जो भी कॉस्ट होती है आप वो उस एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हो। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो हम उस खर्चे को अलग अलग लेके नहीं चलते, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। यानी कि बेटा आपने अभी तक, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी आपको पता नहीं था, इसलिए आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही एंट्री बनाई थी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग, इंस्टॉलेशन अलग, कस्टम ड्यूटी अलग। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, ये सारे चार्जेस जितने भी थे वो सारे के सारे कहाँ लगा देंगे? मशीनरी अकाउंट में। यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से बेटा? 1,45,000 से। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा रूल मैंने आपको बता दिया। रूल क्या बन गया बेटा? कि एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट, लिखे मैं यहां लिख दूं, एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। मैंने वैसे तो सिर्फ परचेज लिखा है, लेकिन ये परचेज और कंस्ट्रक्शन दोनों पे लगता है। अगर मैं कोई एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ना, अपने खुद भी अपने अपने पास ही खुद ही अपने घर में बना रहा हूँ, तो भी यही सेम रूल लगेगा। एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट is to be added to the cost of asset। तो हम उसको कॉस्ट ही मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट। हाँ, लेकिन अगर इसके बाद में कोई खर्चा होगा, ठीक है, लेकिन अगर बाद में कोई खर्चा होगा, हमने एसेट खरीद लिया है और बाद में कोई खर्चा कर रहे हैं, तो फिर हम उस खर्चे को अलग से, जैसे आप नॉर्मल अभी एंट्री कर रहे थे उसी तरीके से रिकॉर्ड करते हो। तो जब आपने कोई एसेट खरीदा उस समय, ध्यान से समझना इस बात को, जब कोई एसेट खरीदा उस समय अगर कोई खर्चा हुआ है तो हम उसको एसेट की ही कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में फर्दर कोई और उस एसेट के ऊपर खर्चा होगा तो फिर हम उसको इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। यानी अगर इस वाले केस में हम बेटा एंट्री कर, भाई कहाँ चला गया वो,
हाँ जी, अगर इस वाले केस में एंट्री करते हैं बेटा परीक्षा, तो क्या एंट्री करते हैं? कार अकाउंट 5,60,000 5,60,500 से डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट, तो कार या व्हीकल लिख सकते हैं, व्हीकल इज अ बेटर वर्ड, ठीक है ना? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कार भी चल जाता। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश पे किया है तो कैश, अगर बैंक से किया है तो बैंक, ठीक है। 560 लिखते हैं बेटा, 560, ना कि 5 लाख। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब अगर मान लो कल को मैंने गाड़ी खरीद ली, सब कुछ कर लिया है, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, हाँ ठीक है, अब तो गाड़ी मैंने ले ली, सब कुछ हो गया, गाड़ी के टाइम पे जो मेरी, सॉरी, गाड़ी के टाइम पे जो खर्चे थे वो सब रिकॉर्ड हो गए ना गाड़ी के कॉस्ट में। अब मैं लेके जा रहा हूँ, जू ठा, गाड़ी लग गई। है भाई, गाड़ी चलानी आती नहीं है भाई, क्या करें, तो गाड़ी कहीं लग गई। अब गाड़ी लग गई, मैं उसको सही कराने ले गया, तो कुछ उसका रिपेयर का खर्चा आया, मान लेते हैं 15,000 रुपये मेरे रिपेयर में लग गए। तो कल को कोई मेरे से पूछेगा गाड़ी कितने की पड़ी, तो मैं क्या उसको 15,000 रुपये गाड़ी की कॉस्ट में ऐड करके बताऊंगा, मुझे तो इतने की पड़ गई है भाई, गाड़ी तो 5-60 की पड़ी, ये तो मेरी गलती की वजह से ठुक गई। आ रही है बात समझ में? क्लियर? और वो तो उस समय ठुक गई, बाई चांस बाद में भी ठुक सकती है, कभी भी ठुक सकती है। क्लियर हो रहा है? तो वो वाला खर्चा अब आप फर्दर जो भी खर्चा आएगा उस एसेट के ऊपर, वो खर्चा आप उस एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, वो खर्चा आप अलग से अकाउंट में ऐड करोगे। क्लियर? जैसे यहाँ इस केस में होता है रिपेयर अकाउंट। क्लियर हो रहा है गाइज? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जिस समय कोई एसेट खरीदते हो, उसके खरीदते वक्त जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हो, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो आप उसको उस एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, उसको अलग से अकाउंट में दिखाते। क्लियर? क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। यहाँ तक क्लियर है गाइज सबको? प्लीज मुझे पहले यहाँ तक जरा थम्स अप करके बताओ, और इसकी फोटो भी खींच लो, इसकी भी खींच लो, और मैं पहले वाला जो दिखा रहा हूँ उसका भी दोबारा से फोटो खींच लेना। इस बात को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे बेटा। हाँ जी, इसकी भी फोटो खींच लो एक बार, जिसने नहीं खींची थी। हाँ जी, अब एक इम्पॉर्टेंट और इसी से रिलेटेड एक बात और, इसको इलेबोरेट करते हैं और आगे समझते हैं। तो परीक्षा मान लेते हैं बेटा कि अब एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। तो मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, तो बिल्डिंग खरीदी मैंने, जितने की भी बिल्डिंग खरीदी, प्लस बिल्डिंग जब खरीदते हैं आपको पता होगा कि कोर्ट में जाकर के साइन करना होता है, रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो जो कागज़ वगैरह बनते हैं उसकी फीस तो लेगा ना लॉयर, जो बनाएगा उसके, वो जो कागज़ बनाएगा, तो उसकी जो फीस होगी, मान लेते हैं 10,000 रुपये, वो कागज़ बनने की फीस 10,000 रुपये। जब हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो एक तो बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई, प्लस उसकी फाइलिंग फीस हो गई, प्लस क्या होता है कोर्ट में जब रजिस्टर कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस कोर्ट लेता है, और प्लस स्टैम्प ड्यूटी भी लेता है। तो बड़ी सारी चीज़ें बोल दी, लिख देता हूँ यार। तो एक तो बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई, ठीक है, बिल्डिंग कॉस्ट, और इसके बाद क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उसके बाद स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी भी एक तरह का टैक्स ही होता है, टैक्स ले रही है सरकार। तो ये किस पे होता है, ट्रांसफर पे, जब आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा जो आपके पेपर के चार्जेस थे, उसको मैं क्या लिखूँ, डॉक्यूमेंट चार्जेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे, लॉयर फीस, वही डॉक्यूमेंट चार्जेस, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी चार्जेस हैं आप पे कर रहे हो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग। क्लियर? तो जब आप ये पे कर रहे होगे बेटा, तो ये सारी की सारी, जब आप ये सब पे करके जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो क्या करोगे, सारी की सारी कॉस्ट आप ऐड करके कहाँ डाल दोगे, बिल्डिंग अकाउंट। क्लियर? तो मैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग से नहीं दिखाऊंगा, स्टैंप ड्यूटी अलग से नहीं, डॉक्यूमेंट चार्जेस अलग से नहीं दिखाऊंगा। क्लियर हो गया? सबका सब कहाँ चला जाएगा, मेरा बिल्डिंग का ही पार्ट बन जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? क्लियर? ये मेरा कॉस्ट ही माना जाएगा। ओके, अब इसी एग्जांपल को आगे लेके जाते हैं। अब मैंने कल को अगर लेट से अपनी बिल्डिंग में रिपेयर कराया, बिल्डिंग में कुछ पेंट वेंट छूट रहा था, मैंने पेंट कराया, कहीं से कुछ प्लास्टर छूट गया था तो मैंने उसको प्लास्टर भी करवाया दोबारा, तो मतलब विच मीन्स मैंने रिपेयर कराया, तो उसके ऊपर मुझे 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा आया। तो अब वो कहाँ जाएगा, वो बिल्डिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, रिपेयर अकाउंट में। ये बात समझ आ रही है सबको? क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो नॉर्मल सिनेरियो आ जाएगा, तो वो रिपेयर में गया। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो अभी जो मैंने बिल्डिंग खरीदी थी वो सिर्फ था ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जितनी मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अब मुझे और जरूरत पड़ी कमरों की, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकेंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया। समझ आ रही है परीक्षा? ठीक है, तो सिचुएशन Yes, क्या है, sir. मैंने सेकेंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया। सेकेंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने में 3 लाख रुपए और लग गए।
ठीक है, लेट्स अज्यूम 3 लाख रुपीज मेरे एक्स्ट्रा लगे। अब क्या एंट्री करेंगे परीक्षा, सोच के बताना। ऑलरेडी अकाउंट ऑफ 3 लाख और क्रेडिट करेंगे। किस क्या एंट्री करेंगे, दोबारा बोलो। जो ऑलरेडी हमने बिल्डिंग फर्स्ट केस में बनाया होगा, जो ये सारे इंक्लूड करके फॉर इंस्टेंस 10 लाख, अब उसमें आप 3 लाख और ऐड करोगे। उसी मतलब existing एंट्री account बता ना, एंट्री क्या करेंगे, एंट्री बता। देख मैं दोबारा से एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना परीक्षा। ये एंट्री तो पहले हो चुकी है, मान लेते हैं 1/4/2018 को ये एंट्री हो चुकी है। इन सब की कॉस्ट थी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 15 लाख। ठीक है, तो आपने क्या एंट्री करी होगी इस स्टेज पे, बताओ जरा। अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15 लाख तो बैंक अकाउंट। कैश या बैंक, जो भी, तो मैं बैंक ले लेता हूँ। चलो 15 लाख रुपए कैश तो देंगे नहीं हम, बैंक मान के चले। चलो हाँ जी, अब मान के चलते हैं 2 साल बाद, लेट्स से 1 जून 2020 को। ठीक है, लेट्स अज्यूम 1 जून 2020 को मैंने कुछ उसमें सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, सेकंड कंस्ट्रक्ट किया, उसके 3 लाख रुपए लगे। तो अब मैं 1 जून 2020 को क्या एंट्री करूंगा? अकाउंट डेबिट 3 लाख तो बैंक अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से बेटा? 3 लाख। 3 लाख रुपीज। अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टेड सेकंड फ्लोर, ठीक है, ताकि आपको लिखा हुआ समझ में आ जाए। हाँ जी, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने एग्जांपल में 3 लाख रुपए बोले थे। अब सर इसको बिल्डिंग में क्यों ले गए? अभी तक तो आप कह रहे थे वो जो भी खर्चा और होगा वो आप दूसरे नॉर्मल अकाउंट्स में लेके जाओगे, जो भी रिपेयर किया तो रिपेयर में लेके जाओ, हाँ, और कुछ और इंश्योरेंस पे किया तो इंश्योरेंस में लेके जाओ, इसके बाद खरीदने के बाद जो भी खर्चा होगा उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट में ले जाओगे। तो इसको बिल्डिंग में क्यों ले गए? उसका रीजन समझो बेटा, ये आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई किया? अगर कोई भी खर्चा ऐसा है जिससे आपके एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ रही है या एक नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा है, दो चीजें बोल रहा हूं, कोई भी खर्चा जिससे आपके एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ रही है या फिर एक नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा है, उसको हम कैपिटल नेचर का खर्चा मानते हैं और हम उसको एसेट में ही ऐड कर देते हैं। तो एक रूल तो मैंने बताया कि जिस समय आपने खरीदा उस समय जो भी खर्चा, उस समय तो जो भी खर्चा है सारा ऐड हो जाएगा एसेट में। अब उसके बाद फ्यूचर में अगर कोई भी आप अगर कोई खर्चा कर रहे हो उसके एसेट के ऊपर जिससे दो में से एक चीज हो रही है, या तो उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ रही है या एक नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। जैसे मेरे केस में अगर मैं देखूं तो मेरी यूजफुल लाइफ तो नहीं बढ़ रही, वो जो मेरा बिल्डिंग था नीचे का पोर्शन था वो तो सारा वैसे का वैसे ही है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वैसे ही है, लेकिन एक नया एसेट मैंने सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ गया। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो इसीलिए मैं बिल्डिंग की वैल्यू, इसको मैं जो भी अमाउंट स्पेंड कर रहा हूँ उसको उस एसेट की वैल्यू में ऐड कर रहा हूँ। ये कैपिटल नेचर का खर्चा माना जाता है। ठीक है, इसीलिए ये एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। क्लियर? तो दो कौन कौन सी चीजें बोली मैंने, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाँ जी, पहला मैंने बोला इंक्रीज इन दी लाइफ ऑफ एसेट। अगर एसेट की लाइफ बढ़ रही है, ठीक है, या न्यू एसेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, एक नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ गया, तो ऐसे केस में हम इस खर्चे को क्या मानते हैं, कैपिटल नेचर का, कैपिटल एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस है तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐड हो जाएगा, एडेड टू दी कॉस्ट ऑफ एसेट। आई बात समझ में? हाँ जी, परीक्षा समझ आया बेटा? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? हाँ निशांत बताओ बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? सर अगर कोई न्यू एसेट आई है हमारे पास तो कैपिटल एक्सपेंस क्यों होगा? कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है आप बताओ? अच्छा याद करो, okay. जब मैंने आपको तो कराया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर दो नॉन तरीके के ऑपरेट, एक्सपेंडिचर दो तरह से बताए थे, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू तो होता है आम, तो जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, और कैपिटल तो एक्सपेंडिचर जो सर वन टाइम। रेवेन्यू पूरा तो बोलना, या एक बार पहले फिर पूरा सुन, बीच में नहीं रोको करो बेटा, पहले पूरा सुनो फिर आपको मौका दूंगा फिर आप बोलना। दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू, मैंने आपको बताया था।
रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है जो आपका रेगुलर नेचर का है, जो हर साल आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बिल्डिंग पे रिपेयर करा रहा हूँ तो वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, उससे कोई बिल्डिंग की लाइफ नहीं बढ़ती है। बिल्डिंग की लाइफ सस्टेन होती है, जितनी लाइफ हम मान के चल रहे हैं उतनी लाइफ हम मेंटेन कर रहे हैं, लाइफ बढ़ती नहीं है, मेंटेन होती है, ठीक है। तो उसकी लाइफ बढ़ती नहीं है और ना ही कोई एक नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो अगर मैं रिपेयर करा रहा हूँ तो दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब मैं एंट्री करता रिपेयर टू कैश। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो फिर हम उसको बिल्डिंग अकाउंट में लेके नहीं जाते। लेकिन यहाँ मैंने एक नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ गया, अगर मैंने यहाँ पे वो बनाया सेकंड फ्लोर बनाया तो एक नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ गया, वो फ्लोर था ही नहीं पहले, अब तो नया फ्लोर एग्जिस्टेंस में आ गया, विच मीन्स अब यहाँ पे एसेट बढ़ गया है। क्लियर? तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा माना जाता है। कैपिटल नेचर का खर्चा याद करो, मैंने क्या बताया था, कोई एसेट खरीदते हो दैट इज अ कैपिटल नेचर का खर्चा, बताया था ना। रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, कैपिटल नेचर खर्चे जो वन टाइम खर्चे होते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था परचेज ऑफ एसेट, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट ही तो हुआ बेटा, ठीक है। हाँ अब बोलो बेटा, अब और क्या डाउट है बताओ निशा। हो गया क्लियर? पक्का? हाँ जी। और किसी का कोई डाउट? एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग बेटा? ओके, सो समराइज करते हैं जरा जितना अभी तक हमने पढ़ा है। तो मैंने आपको दो चीजें सिखाई यहाँ पे। पहली चीज क्या है, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो उस समय कोई खर्चा करते हो तो आपको उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक है। अब उसके बाद फ्यूचर में अगर कोई खर्चा करते हो तो आपको चेक करना है क्या ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर का कैसे पता चलेगा? ये दो में से कुछ भी अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो कैपिटल नेचर का खर्चा है, अगर नहीं फुलफिल हो रहा तो रेवेन्यू नेचर का है। कैपिटल नेचर का है तो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा, और रेवेन्यू नेचर का है तो रिस्पेक्टिव जो भी जिस भी चीज का खर्चा है, जैसे रिपेयर का है तो रिपेयर के अकाउंट में चला जाएगा, फिर एसेट में ऐड नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? पर अगर आप एसिड रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे तो उसकी लाइफ तो बढ़ ही रही है। हाँ, यही तो मैंने अभी समझाया, लाइफ नहीं बढ़ रही है, लाइफ सस्टेन हो रही है। अगर रिपेयर नहीं करूंगा तो जल्दी खराब हो जाएगा, तो लाइफ बढ़ती नहीं है, लाइफ मेंटेन होती है। उसको हम बोलते हैं हम एसेट को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो अगर मैंने एस्टिमेट किया कि भाई मेरी बिल्डिंग 20 साल चलेगी, तुम अगर उसको हाथ नहीं लगाओगे, अगर ऐसे छोड़ दोगे, खंडर हो जाएगी 10 साल के अंदर। 10 साल भी मैंने ज्यादा बोल दिया, समझ में आ रहा है? तो आप वो जो रिपेयर कर रहे हो वो रिपेयर सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि वो 20 साल तो चले, ठीक है। तो उससे उसकी लाइफ बढ़ती नहीं है, उसकी लाइफ मेंटेन रहती है, जितना आपने एस्टिमेट किया था उतने टाइम तक चल जाती है। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चल सकते हैं आगे। हाँ सस्लीन पूछो बेटा। सर हम एसेट की लाइफ इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? एसेट की लाइफ इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले बिल्डिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर प्लांट और मशीनरी का भी एग्जांपल दूंगा। जैसे बिल्डिंग है बेटा, अब अगर मेरी ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या, क्योंकि उसकी लाइफ मैंने एस्टिमेट करी थी 15 साल, है ना, तो 15-20 साल हो गए मान लो उस बिल्डिंग को ऐसे ही बने हुए। अब मैं कहा यार ये तो क्या नाम है, कहीं कहीं से क्रैक्स आ रहे हैं, कहीं कहीं से पौधे निकल के भी आ रहे हैं, बिल्डिंग में से भी पौधे निकल आते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं से पौधे निकल के आ रहे हैं, जड़ें दिख रही हैं उसकी, तो वो खराब होनी शुरू हो गई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमने क्या सोचा, हमने कहा यार अगर इसको क्या नाम है, अगर सही मरम्मत नहीं कराई, इसको पूरा सही नहीं करा तो फिर तो ये खराब हो जाएगी। तो हमने बुलाया किसी को, जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, उनको दिखाया। उसने कहा भाई साहब ये तो ना पूरा टूट करके सही से बनेगी, ये इतना पोर्शन टूटेगा पूरा, यहाँ से ये चीज़ तो चलो ये तो रिपेयर हो जाएगी ऐसे, लेकिन ये पूरा टूटेगा, ये पूरा यहाँ से टूटेगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो वो हमने तोड़ करके सही करवाया पूरा। तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस चीज को। फिर वो छोटा मोटा रिपेयर नहीं है, उसको कैपिटल रिपेयर कहते हैं। अगर मैं इस तरह की रिपेयर कराता हूँ दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिपेयर। रिपेयर नॉर्मली छोटी मोटी तो ये होती है, पेंट करा लिया या हल्का बहुत कहीं से कुछ थोड़ा बहुत टूटा फूटा उसका सही करा लिया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं करा रहा हूँ कि पूरा इतना पोर्शन, मेरी मान लो छत टूट रही है, छत तोड़ के सही कराई, तो दिस इज कैपिटल रिपेयर, दिस इज नॉट नॉर्मल रिपेयर। क्लियर? तो इससे अब उस एसेट की लाइफ बढ़ गई। एसेट तो उतना ही रहा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, बट उसकी अब लाइफ बढ़ गई, अब वो कई सालों तक और चल जाएगा। इसी तरह से मशीन का एग्जांपल ले लो। मशीन थी मेरे पास, अब